नमस्ते बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 5 का टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में बच्चों हम जानते हैं इट इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, इनहेरिट होते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, अब मैंडल्स ने 1865 में अपने वर्क को पब्लिश किया था। ठीक है, और ये जो इनका वर्क पब्लिश हुआ था वो था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको आप इस चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़कर आए हो। मेंडल्स के आप 3 लॉज पढ़कर आए हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज आप पढ़कर आए हो। ये 1865 में पब्लिश हुए थे। लेकिन अपन ये भी जानते हैं कि मेंडल के वर्क को उस समय ज़्यादा फेम नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? उसके बहुत सारे रीजंस आपके बुक में दे रखे हैं। जैसे उस समय आज हम जितना इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं, वो उस समय इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। ओके, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। दूसरा, मेंडल्स ने जो मैथमेटिकल एनालिसिस अप्लाई किया था, मैथ्स और जो स्टैट्स अप्लाई किया था, वो बायोलॉजिस्ट को उस समय समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और तीसरा, मेंडल ने एक बात कही थी कि जो फैक्टर्स हैं उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है और उनमें किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं होती, कोई भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती। तो ये बात भी उस समय जो है एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी, क्योंकि नेचर के अंदर हम बहुत ज़्यादा वेरिएशंस को देख रहे थे। ठीक है, तो ये बात भी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि फैक्टर्स में कोई तरह की ब्लेंडिंग पॉसिबल नहीं है। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि जो फैक्टर्स की बात मेंडल्स कर रहे थे, फैक्टर्स जो कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं, ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करते हैं, तो इन फैक्टर्स का कोई जो है ना फिजिकल एग्जिस्टेंस का हमारे पास में प्रूफ नहीं था। उस समय तक हम ये बात प्रूफ नहीं कर सकते थे कि वास्तव में फैक्टर्स एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण मेंडल्स को उस समय बहुत ज़्यादा उनके वर्क को फेम नहीं मिला। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज हमारी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे 1865 से लेकर 1900 के आते आते हमारे पास में माइक्रोस्कोपी टेक्निक जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। और अब हम इस समय हमें ये पता चल गया था कि भाई सेल के अंदर एक कलर्ड बॉडी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जो सेल डिवीजन से ठीक पहले, जैसे ही सेल डिवाइड होती है ना, तो सेल डिवीजन से ठीक पहले ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये रिप्लिकेट होते हैं। और सेल डिवीजन के बाद में जो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनती है, तो उसमें दोनों के अंदर इक्वल नंबर में क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है। तो हमारे पास क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी एक फिजिकल प्रूफ के रूप में प्रेजेंट थी, जो रिप्लिकेट हो रही थी। और जब सेल का डिवीजन हो रहा था तो वो सेल के अंदर इक्वल नंबर में पहुंच रही थी। तो ये जो हमारे अचीवमेंट था माइक्रोस्कोपी के थ्रू, कि हमारे पास एविडेंस थे कि भाई क्रोमोसोम नाम की एक बॉडी होती है जो रिप्लिकेट होती है और सेल के अंदर पहुंचती है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर पहुंचती है। तो यहाँ से मेंडल्स के वर्क को वापस जो है प्रूफ किया गया और उसका क्रेडिट जाता है डिवरीज, कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क को। तो उन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। तो रीडिस्कवर किया, और उसके बाद में 1900 के बाद में 1902 भी हमें याद रखना है
क्योंकि 1902 में साइंटिस्ट थे शटन एंड बोवेरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंडल्स का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, उसी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को उन्होंने क्रोमोसोम्स के ऊपर अप्लाई किया। ठीक है, तो शटन एंड बोवरी ने जो हमें ये क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से कुछ अलग नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रोमोसोम्स को, क्योंकि अब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई थी, तो उन्होंने क्रोमोसोम्स को और फैक्टर्स को दोनों को पैरेलल रखा, और फिर मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को जो फैक्टर्स के ऊपर तो अप्लाई थे, मेंडल ने फैक्टर्स के ऊपर तो हमें 3 लॉ दे दिए थे, तो उन्होंने उसी फैक्टर्स के ऊपर जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बने थे उसको क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी किया, फैक्टर्स के पैरेलल रखते हुए। ठीक है, तो और अपनी थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम इस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ने चलते हैं। तो देखो, शटन एंड बोवरी उन्होंने क्या किया, दे यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, देखो नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। मेंडल्स के जो तीनों लॉज थे ना, और उसमें से 2 लॉज आपको ध्यान होंगे। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ था। तो वहां पर हम क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे, फैक्टर्स के सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे, तो वो थे हमारे मेंडल्स के प्रिंसिपल। तो मेंडल्स के प्रिंसिपल को उन्होंने यहाँ पर क्रोमोसोम के साथ में अप्लाई करने की कोशिश करी। ठीक है, और इस पूरी थ्योरी को उन्होंने नाम दे दिया chromosomal theory of inheritance। तो एक्चुअली दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। मेंडल क्या बात कर रहे थे, मेंडल बात कर रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर्स की। अब मेंडल ने जिनको फैक्टर कहा था वो एक्चुअली क्या थे, आज के टाइम पे हम उनको जीन्स कहते हैं। ओके, तो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। और जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। तो एक्चुअली क्रोमोसोम्स क्या है, ये वेक्टर्स है जो जीन्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी बातें मेंडल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, लेकिन मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोपी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए मेंडल्स अपने फैक्टर्स को फिजिकली हमें नहीं दिखा पाए थे। बस बात इतनी सी है। अब जब शटन एंड बोवरी के टाइम पे माइक्रोस्कोपी अच्छे से डेवलप हो गई, तो उन्होंने इन्हीं फैक्टर्स को हमें फिजिकली शो कर दिया इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम दिख रहे थे, कलर्ड बॉडी थी, वो रिप्लिकेट हो रही थी सेल डिवीजन से ठीक पहले, और सेल के अंदर इक्वली डिवाइड होकर पहुंच रही थी। तो क्रोमोसोम्स की हमें फिजिकल प्रेजेंस दिखाई दे रही थी, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे हुए होते हैं जिनको मेंडल ने फैक्टर्स का नाम दिया था। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं और मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को शटन एंड बोवरीज थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के साथ में कंपैरिजन में पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कुछ भी अलग नहीं है, ये केवल मेंडल्स के वर्क का एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो देखो मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में फर्स्ट बात क्या पढ़ी थी हमने, कि फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड नोन एज अलील्स। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, से हम एक ट्रेट लेके चल रहे थे, है ना। अगर टॉलनेस, तो टॉलनेस के लिए जो हमारे पास में जीन्स है ना, जिनको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था, तो मेंडल से क्या कहा था कि फैक्टर्स जो एक ट्रेट के लिए हैं दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, तो ये रहे हमारे फैक्टर्स के पेयर, है ना। और इस पेयर का जो ये एक एक मेंबर है, ईच मेंबर इज नोन एज जीन अलील्स। अब ये जीन एलील्स, जीन वर्ड तो तब था ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर मैं जीन वर्ड को हटा देती हूँ, तो ये ईच जो मेंबर है वो क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। ठीक है, तो ये बात अपन को पता है। अब देखो शटन एंड बोवरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। हम क्रोमोसोम को कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से क्रोमोसोम को ड्रॉ करते हैं। तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। ओके,
एंड अब हमें एक चीज़ और भी पता है, ये कि क्रोमोजोम जो होमोलोगस जो क्रोमोजोम होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ में पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये है होमोलोगस क्रोमोजोम। 1 2 3 लोकाई यहाँ जीन की मैंने पोजीशंस बनाई है ये लाइन से, ठीक है। तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम एंड क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ये क्रोमोजोम पेयर के अंदर प्रेजेंट है और इस पेयर को हम क्या कहते हैं, दिस इज द होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर। होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर का क्या मतलब है कि एक तो जो क्रोमोजोम है इस पेयर का ये फादर से आता है और एक जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये मदर से मिलता है, ठीक है। तो ये जो सेम बात है वही बात यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, वही बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल देखो जीन जो हमारे ये फैक्टर्स थे वो पेयर में प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर भी क्रोमोजोम पेयर में प्रेजेंट है और पेयर का एक मेंबर फादर से और एक मेंबर मदर से मिलता है। और यहाँ पर जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी है बच्चों, ये देखो 1 2 3, ये क्या है, ये जीन्स की पोजीशन है कि जीन्स इन क्रोमोजोम के ऊपर लगे हुए हैं। तो जीन के जो एलील्स हैं, जैसे यहाँ कैपिटल टी दो एलील्स हैं, तो एक एलील यहाँ प्रेजेंट होगा, एक एलील यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास में ये जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक सपोज कैपिटल टी की लोकेशन ये है ये वाली, तो स्मॉल टी की लोकेशन ये होगी, इस तरह से। ओके, अब कंसेप्ट समझ में आया। होमोलोगस क्रोमोजोम एक फादर से एक मदर से मिलता है, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स जो है वो लोकेट होते हैं। क्लियर? तो मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हमने इसके साथ में फर्स्ट पॉइंट को कंपेयर कर लिया। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट को कंपेयर करते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, सपोज हमारे पास में अगर जीनोटाइप ये है, ठीक है, ये पेरेंट का जीनोटाइप है, तो जब हम गैमीट बना रहे थे बच्चों, आपको रिकॉल करो उस बात को, कैसे बना रहे थे, इस तरह से। यानी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो रहा था कि जो अलील्स थे, जीन टर्म हमें यहाँ यूज नहीं करनी चाहिए, जो अलील्स थे वो क्या हो गए, वो सेग्रीगेट हो गए, दोनों एलील्स अलग अलग हो गए, यही बात हुई, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्रोमोसोमल थ्योरी पे आते हैं कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस होता है तो सेग्रीगेशन होता है। तो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक बार वापस समझाती हूँ। ये मेरा एक क्रोमोसोम बनाया मैंने और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलोगस पेयर है। तो अगर ये एक सेल है, सपोज इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ओके, अब जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है बच्चों, गैमेट फॉर्मेशन आपको पता है कि मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड होता है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या होता है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से। तो पहले डिवीजन में तो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसमें रिप्लिकेशन होता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स हमें दिखाई देते हैं। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका रिप्लिकेशन हो गया और सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। ओके, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का यहाँ पर सेग्रीगेशन हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस। तो यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि जीन एलील्स का सेग्रीगेशन हो गया। तो यहाँ पर देखो जो जीन एलील्स प्रेजेंट थे ये पेयर में प्रेजेंट थे, और अब जब मियोसिस हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है, सेग्रीगेशन। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर कैपिटल टी यहाँ पर स्मॉल टी लिखती हूँ, एक जीन की अपन लोकेशन देखें तो यहाँ पर कैपिटल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी यहाँ आ गया, तो यहाँ पर सेग्रीगेशन हो गया जीन एलील्स का। क्लियर? सेग्रीगेशन ऑफ जीन एलील्स। और कैसे हो रहा है जीन एलील्स का सेग्रीगेशन, क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, वो अलग अलग हो रहे हैं। क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट मेंडल्स थ्योरी से, जिसको हमने क्रोमोसोमल थ्योरी के साथ में कंपेयर किया। चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, एलील्स विच आर प्रेजेंट ऑन द फैक्टर्स दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अब इसको समझने के लिए
हम आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। सपोज मैं यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेके चल रही हूँ और मैं यहाँ पर ये एक रेड एंड येलो कलर को, राउंड एंड येलो कलर का कैरेक्टर लेके चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर मैं यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन ले लेती हूँ। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आप लोग पढ़कर आए हो। अब जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या होता है, गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर इसके गैमिट्स कैसे बनते हैं वो देखना, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितनी तरह के गैमेट्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो फर्स्ट गैमेट दोनों डोमिनेंट एलील्स, सेकेंड कंडीशन वन इज डोमिनेंट वन इज रेसेसिव, थर्ड कंडीशन वन इज डोमिनेंट वन इज रेसेसिव, फोर्थ कंडीशन बोथ आर रेसेसिव। तो ये चार प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास में, चार कॉम्बिनेशंस हमें मिल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, बात क्या हुई मेन वो देखो कि इस कैपिटल आर का इस स्मॉल आर के साथ में कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं था कि भाई ये दोनों साथ में ही जाएंगे। तो जितने भी एलील्स होते हैं वो सारे के सारे एलील्स का जो असॉर्टमेंट होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होता है, यानी कि कोई भी किसी के भी साथ में कॉम्बिनेशन बना सकता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई और कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल आर अगर जीन एलील है तो उसके साथ में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो एलील्स जो हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, बहुत सी तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमें मिल सकते हैं। इसी बात को क्रोमोसोम्स के साथ में समझो। क्रोमोसोम्स भी बिल्कुल जैसे यहाँ पर हम एलील्स की बात कर रहे हैं तो वैसे ही क्रोमोसोम्स भी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। आपकी बुक के अंदर देखो फिगर नंबर 5.9 दे रखा है, इसको देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखाई गई है। जैसे यहाँ पर मैंने ये पुनेट स्क्वायर बनाकर आपको पॉसिबिलिटीज दिखाई है कि भाई ये चार तरह की पॉसिबिलिटीज हमारे पास में पॉसिबल है, वैसे ही यहाँ पर देखो क्रोमोसोम्स की भी आपको पॉसिबिलिटी। तो देखो ये जो फर्स्ट डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज, यानी कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, देखो ये एक सेल है और इस सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 4, 4 क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम ऑरेंज कलर का है, ये एक येलो कलर का है, एक ग्रीन है और एक ये रेड कलर के, 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। मियोसिस फर्स्ट के टाइम पे क्या हो रहा है, देखो ये स्पिंडल फाइबर शो करे हुए और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास में 2 क्रोमोसोम इस एक पोल पे चले जाएंगे और 2 क्रोमोसोम इस एक पोल पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। मियोसिस सेकेंड का एनाफेज शो किया गया जहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों क्या है सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो यहाँ पर रिप्लिकेशन हुआ है, इसके अंदर रिप्लिकेशन हुआ और सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स अब जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। तो वापस यहाँ पर 1 and 1 2 क्रोमोसोम्स एक पोल पे पहुंच रहे हैं, 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद में सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, तो हमारे पास में टोटल 4 सेल्स बनेंगी, 4 क्रोमोसोम्स बनेंगे। ये कितने बन गए हमारे पास में, 4 क्रोमोसोम नहीं 4 गैमिट्स, 4 गैमिट्स बन गए जर्म सेल, 4 गैमिट, नंबर 1 2 3 एंड 4 गैमिट्स बन गए। और हर गैमिट के पास में देखो 2 क्रोमोसोम है, हर गैमिट के पास में 2 क्रोमोसोम उसके पास से प्रेजेंट है। तो हमारे पास ओरिजिनल सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम थे और अब जो गैमिट बना है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, हाफ हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। ओके, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब इस डायग्राम में क्या शो किया गया, यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी शो की गई है रिकॉम्बिनेशन की, कि किस तरह से क्रोमोसोम जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन, तो ऑरेंज के साथ में ग्रीन कलर का जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर पहुंच रहा है एक गैमिट के अंदर,
और यहाँ पर रेड और येलो जो दो क्रोमोसोम है वो एक गैमेट के अंदर पहुंच रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकती है। कैसे? ये देखो सेकंड पॉसिबिलिटी, जहां पर येलो के साथ में ये ग्रीन कलर का क्रोमोसोम पहुंच रहा है और ऑरेंज के साथ में ये रेड कलर का क्रोमोसोम यहाँ पर पहुंच रहा है ना। तो ये क्या शो कर रहा है? ये पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा है कि अलग अलग तरह से क्रोमोसोम असॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि क्रोमोसोम के जो एलील्स है, तो फैक्टर्स के जितने भी एलील्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई भी जा सकता है, कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई भी जा सकता है। वैसे ही यहाँ पर एक लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोसोम के साथ में एक रेड कलर का शॉर्ट क्रोमोसोम भी जा सकता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और उसी तरह से ऑरेंज के साथ में एक ग्रीन कलर का शॉर्ट क्रोमोसोम भी गैमेट के अंदर जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये बहुत अच्छे से समझना आप लोग। यहाँ पर एक जो मेंडल्स को जो क्रिटिसाइज किया गया था वेरिएशंस के लिए कि भाई कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, फैक्टर्स के जो एलील्स हैं उनके बीच में कोई तरह की ब्लेंडिंग नहीं होती, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ये वाला लॉ। तो बात तो सही है, ब्लेंडिंग तो नहीं होती, लेकिन वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं? वेरिएशंस इस पॉसिबिलिटीज के कारण आ रहे हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं उसके बाद में जो क्रोमोसोम्स गैमेट के अंदर पहुंचते हैं वहां पर हमारे पास में प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाएं। जैसे देखो यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है गैमेट में, तो यहाँ पर ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम का गैमेट के अंदर पहुंच रहा है। और वेरिएशन का एक और कारण हम लोग पढ़ चुके हैं, वो है क्रॉसिंग ओवर, है ना। इसको मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रही। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स के बेस पे हम मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को शटन्स एंड बोवेरीज थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों अपना आज का टॉपिक। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा जो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर ये कंसेप्ट्स पूरे प्रॉपरली लिखे हुए नहीं है, तो कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस तो पढ़ लिया, अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अलग क्या चीज़ है? केवल फैक्टर्स की जगह हम यहाँ पर क्रोमोसोम्स को देखेंगे। ओके, जो चीज़ फैक्टर थी वही चीज़ यहाँ पर क्या है? क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लगे हुए हैं और वो जीन्स क्रोमोसोम लेकर जा रहा है। क्रोमोसोम वास्तव में क्या है? वेक्टर है जो जीन्स के इनहेरिटेंस को करता है। ठीक है, बाकी दोनों में बेसिक प्रिंसिपल्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये बिल्कुल मेंडेलियन प्रिंसिपल के पैरेलल है। दोनों को हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। शटन एंड बोवेरी ने सिर्फ क्या किया, उन्होंने मेंडल्स लॉज में जो फैक्टर्स को लेके उन्होंने बातें कही थी तो उसको इन्होंने प्रूफ कर दिया कि मेंडल्स ने बिल्कुल सही बात कही थी। फैक्टर्स वास्तव में क्रोमोसोम के ऊपर फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं। क्लियर? ओके, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। बाय।